नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में हम भारतीय जवानों के वीर गाथा पर बात कर रहे हैं और ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने चर्चा की कि किस तरह से भारतीय आर्मी ने नाथुला और चोला में चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन को पीछे धकेला। 1962 का युद्ध आज भी हमें याद है और आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक नेतृत्व की गलतियां जिसने 1962 का जख्म दिया। तो हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए इस विषय पर हैं सूबेदार मेजर RS शेखावत साहब। तो शेखावत साहब, आज हमारी चर्चा का विषय है कि राजनीतिक नेतृत्व की गलतियां। वो राजनीतिक नेतृत्व, वो बौने कद के लोग जिन्हें सिंहासन तो मिल गया मगर उन्होंने उस सिंहासन की कीमत को नहीं समझा और भारतीय सेना को धकेल दिया उस युद्ध में जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। हमारे पहले रक्षा मंत्री हुए बलदेव सिंह। जी हाँ। बलदेव सिंह साहब को जम्मू कश्मीर में जब समस्या होने लगी तो जनरल साहब ने कहा कि मुझे और आर्मी की आवश्यकता है, आर्मी कम पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि आर्मी कम पड़ रही है तो नेवी ले लो, बॉर्डर पर नेवी को बुला लो। तो ये अपने आप में एक बड़ी हंसने वाली बात है कि जहाँ थल सेना का काम है वहाँ जल सेना क्या करेगी, और नेवी का जवान जम्मू में क्या करेगा, पहाड़ी इलाके में। तो जिस रक्षा मंत्री को इतनी अकल नहीं है कि नेवी जो है वो J&K में कैसे लड़ेगी, वो तो समुद्र में लड़ेगी। अब जिसको आर्मी और नेवी के बीच की लड़ाई का फर्क ना पता हो उसको आप रक्षा मंत्री बनाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री रहे प्रथम, उनका ये कहना था कि जब हम किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, जब हम किसी से लड़ेंगे ही नहीं तो हमसे कौन लड़ेगा। ये बेसिक चीज है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ये माना जाता है कि अगर आप सैन्य रूप से मजबूत हैं तो ही दुनिया सलाम करती है आपको। लड़ना ना लड़ना वो अलग बात है, मगर सैन्य रूप से मजबूत बनना आपकी स्थिति दुनिया में मजबूत करता है। इसीलिए बोलते हैं समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई। तो आपको शक्तिशाली तो बनना ही पड़ेगा, शक्तिशाली को ही सुनते हैं लोग। लेकिन उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ तक कहा कि चीन जो है वो नमक हराम देश है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, कोई युद्ध की तैयारी नहीं की गई, कोई तैयारी नहीं की गई। और चाइना की ने अंदर घुस के उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अब ये हमारे से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये इनका जो है मनोबल गिराओ। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर हमारे पास अम्नेशन की कमी, हमारे पास जूतों की कमी, इक्विपमेंट की कमी, जवानों ने और स्ट्रेंथ उनकी भी ज़्यादा थी। और दूसरा क्या था कि उनकी पूरी तैयारी थी, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अगर उस समय भी अगर जनरल थिमैया जैसे हमारे अफसर नहीं होते तो अब तैयारी की बात कर रहे थे। ऐसा सुना जाता है और कहा जाता है कि हमारे सेना को बर्फ में कपड़े के PT शूज पहन के लड़ना पड़ा था। कितनी सच्चाई है इस बात? ये सच्चाई है, बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, हम लोग सेना के अंदर जब PT करते हैं, PT शूज बोलते हैं, कैनवास के होते हैं। उस समय बाटा के आया करते थे पतले वाले, जो कैनवास के जूते, मतलब वो सिर्फ PT पर्पज से पहना जाता है। हाल्टीट्यूड में जहाँ बर्फीला इलाका, वहाँ तो जो नॉर्मल हमारे जो DMS जूते हम पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते। अलग जूते होते हैं वहाँ पर। स्नो के जूते होते हैं, वाइट करीब होते हैं, उनके हाइट, उनके पैर वो नी तक आते हैं। उसको पहनकर ही आप चल सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपको बर्फ लग गई तो फिर आपका वो बर्फ एक बार अगर लग गई, घाव बन गया, तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि डॉक्टर को उसका अंग भंग करना पड़ता है। तो संसाधनों की कमी एक मुख्य मुद्दा रहा जिसके कारण 1962 में भारतीय सेना को जख्म सहने पड़े। डिप्लॉयमेंट भी साथ। जी हाँ। हमारा डिप्लॉयमेंट कम था, उनका डिप्लॉयमेंट ज़्यादा था। हमारे जब ये तो हमारी सेना का एक सबसे बड़ा विश्व में हमारी सेना का एक सबसे बड़ी बात है, एक गोली एक दुश्मन, ये नारा है हमारा। यानी कि हम गोली चलाने में बहुत कंजूसी करते हैं, हम वेस्ट नहीं करते हम नेशन को। हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें बताया जाता है एक गोली मतलब एक दुश्मन।
1962 का जो युद्ध हुआ और उससे पहले भी लेकर आज़ादी के कई सालों तक भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय शासकों ने भारतीय आर्मी को बड़ी ही अवहेलना की दृष्टि से देखा। ऐसा सुना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि गोलियां गिननी पड़ती थी। हमारे रक्षा मंत्री अब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जब दुश्मन वार करे तो गोलियां नहीं गिननी चाहिए, हमें दुश्मन को नेस्तनाबूद करना चाहिए और उसके लिए गोलियों की गिनती नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकारों ने गोलियां भी गिनवाई हैं हमारे आर्मी से। विवेक जी, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपको 2014 तक की बात बता रहा हूं। सेना की एक हमारे जो पहले रक्षा मंत्री हुए थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब रक्षा मंत्री हुए तब हमको लगा कि हम भी कुछ हैं, और उन्होंने सेना के मनोबल को उठाया। वो हाई एल्टी में भी जाते थे, पोस्ट में रुकते थे, ठंड में, बर्फ में, वहाँ कहीं भी पोस्ट पे जाना, छोटी छोटी बातें जवानों की लेते थे, और उससे काफ़ी हमारा मनोबल बढ़ा। उनके वो जब तक रहे उन्होंने काफ़ी सेना का 2014 में तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लगातार 10 साल। LOC के ऊपर जब फायर होता है तो उसमें कितने राउंड आपने फायर किए हैं उसकी गिनती करके पोस्ट कमांडर को देना होता है। वो आर्मी हेडक्वार्टर तक रिपोर्ट जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंश्योर करता है कि आपने कितनी गोलियां चलाई। ये सुनने जैसी बात है, गौर फरमाने जैसी बात है कि LOC पर भारतीय सेना लड़ रही है, गोलियों की बरसात सामने से हो रही है, हमें करना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, सरकारी नेतृत्व ऐसा कहता है कि आप गोली के खोखे को गिने, उसकी गिनती करके सुबह रिपोर्ट करें। अब भारतीय जवान, भारतीय सेना बॉर्डर पर लड़े या फिर गोलियों की गिनती करें। नहीं, फायर करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खोखा ना गुम हो जाए। कि आज हमारा प्रधानमंत्री, आज हमारा रक्षा मंत्री, और हमें तो हमारा दुर्भाग्य कि जब ये लोग आए तो हम रिटायर हो गए। आज हमें तकलीफ भी होती है कि अब हमें होना चाहिए था। अरे भाई, सामने दुश्मन है, उसको पोस्ट को डिसीजन ले लो। पाकिस्तान की पोस्ट पे एक सिपाही डिसीजन ले लेता है फायर खोलने का, हमको लेने नहीं दे रहे। आज हमें छूट मिली है तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ आज स्थिति पलटे हुई है। हमारे ज़माने में फिल्म होती थी इंटरवल तक, और फिर इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले हम देखते थे कि विलेन हावी रहता था और इंटरवल का हीरो। तो अब हावी होने का वक्त आ गया है। पॉलिटिकल विचारधारा की बात नहीं है, लेकिन इस चीज पर भी गौर करना होगा कि भारतीय आर्मी के मनोबल को आज तक किस तरह से इग्नोर किया गया। इसके लिए हम ये वीर गाथा की कहानी आपके सामने लाए हैं, जिससे देश का बच्चा और युवा भारतीय जवान और भारतीय सशस्त्र सेना की वीरता से परिचित हो सके। इसी तरह से और भी कई पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आर्मी से जुड़े हुए, डिफेंस से जुड़े हुए शेखावत साहब हमारे पैनल पर एज अ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।